हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द स्टोर ऑफ नॉलेज वी प्रोवाइड यू द वे ऑफ सक्सेस में। मैं प्रज्ञा। गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी से बताएं ज़रा कैसे हैं सभी लोग, क्या हाल है कोरोना का। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। क्लास यहाँ स्टार्ट होने वाली है, हिंदी की लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। तो जो लोग क्लास में आना चाह रहे हैं जल्दी से आ जाएं, क्लास में ज्वाइन करें जल्दी। और जो जुड़ चुके हैं वो सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक हम कुछ बातें करते हैं। देखिए, अब तक हम अपनी हिंदी की क्लास में वर्णमाला और संधि टॉपिक को पढ़ चुके हैं। संधि से रिलेटेड और वर्णमाला दोनों ही टॉपिक से आप लोग के क्वेश्चंस करा दिए गए थे। वेलकम टू द क्लास, गुड इवनिंग। संधि और वर्णमाला दोनों से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आपको कराए जा चुके हैं, तो आपको सभी को पता होगा कि कितना आप लोग कर पा रहे हैं। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आपके साथ में आए हैं। आज हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा समास। टॉपिक का नाम है हमारे का समास। समास भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग, और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो लाइक करते चलिए वीडियो। गुड इवनिंग। ठीक है, समास का आज हम स्टार्ट करेंगे। संधि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अब आपको नहीं होनी चाहिए। और जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, तो आप वहां से अपनी संधि क्लियर कर लीजिए। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो, हमने पहले भी आपको बताया था संधि के जिस टाइम क्वेश्चन कराए गए थे कि आप लोग जो लोग पहली वीडियो नहीं देखे हैं पहले वो उस वीडियो को देखें, उसके बाद में कल वाली वीडियो देखिएगा तो क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ आज हम बात करेंगे समास की। चलिए शुरू करते हैं। आ गए सभी लोग। चलिए, समास जो शब्द है ये पहले तो टॉपिक को समझ लीजिए। नमस्कार, ओके, गुड इवनिंग। देखें, समास जो शब्द है पहला ये टॉपिक पढ़े समझ लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम रहता है, जैसा संधि में था समास में भी वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी एग्ज़ाम रहे जिसमें हिंदी आती है वहाँ पर आपके समास से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो वहाँ क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले समास को पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। और यहाँ जब हम पढ़ेंगे समास को तो थोड़ा अच्छे से डीप स्टडी से पढ़ेंगे इसको। ठीक, समास जो शब्द है ये अपने आप में ही, अगर इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, शाब्दिक अर्थ की जब हम बात करते हैं तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप। अगर हम इसका विच्छेद करें समास का तो क्या होगा? समास का विच्छेद क्या हो जाएगा? सम धन आस। ये हमने अपने व्यंजन संधि में पढ़ा था। यहाँ ये माँ आधा है तो इससे इसको मात्रा मिल जाएगी और इससे ये हमारा शब्द बना समास। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ कई बार पूछा जाता है। शाब्दिक अर्थ से मतलब इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो अर्थ को जब हम समझते हैं तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप मतलब छोटा रूप। जैसे ये लिखा हुआ है मोक्ष को प्राप्त, शब्द लिखा है आपके सामने मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष को प्राप्त ये इतने बड़े का जब हम संक्षेप रूप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मोक्ष प्राप्त। ठीक है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके समास से कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपके सामने आपको पता होना चाहिए समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेदों में से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हुए होंगे, उनमें से पूछ लेगा निम्नलिखित में से अव्ययीभाव का उदाहरण है। तो वहाँ जब हमें पता होगा कि अव्ययीभाव में क्या चीज़ होती है तभी हम कर पाएंगे। इसी तरह से कर्मधारय है, द्विगु, जो भी समास रहते हैं क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी टाइप से बनते हैं। दूसरा जो टाइप क्वेश्चन बनता है हमारा वो बनता है, पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा था कि हमारे सामने समास लिखा हुआ है, समास में आपको उदाहरण दिए होते हैं, उनमें से पहचानना रहता है। दूसरा जो अभी चल रहा है वो कैसे चल रहा है? 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, और चारों ही ऑप्शन में आपको एक ही समास के एग्जाम्पल दिए रहेंगे। जैसे ऑप्शन ए में आपको सारे अव्ययीभाव के समास के एग्जाम्पल दिए हैं,
ऑप्शन बी में आपको कर्मधारय के एग्जाम्पल दिए होंगे, ऑप्शन सी में आपको द्विगु के दिए होंगे और ऑप्शन डी में आपको किसी और के बहुव्रीहि के या अदर जो भी रहता है उसके ऑप्शन दिए रहेंगे। वहाँ पर आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है, वहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप से आएगा कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव के उदाहरण हैं, तो वो कौन से में होंगे पहचान लेंगे, तभी हम इनको सही कर पाएंगे। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को ही हमें करने के लिए पहले समास को पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब समझेंगे नहीं तो फिर हम कहाँ से कर लेंगे उनको। ठीक है, वही सारी चीज़ें पहले यहाँ देखिए, अब समझने के लिए हम आगे चलेंगे। शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द, ये हमारा बड़ा रूप है, लेकिन इसका जब हम संक्षेप रूप कर देंगे तो हो जाएगा मोक्ष प्राप्त। इसी तरह शब्द है आपका प्रयोग के लिए शाला, यानी कि प्रयोग के लिए शाला, तो अगर हम इसका जब समास करते हैं तो क्या हो जाएगा प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोगशाला, मोक्ष को प्राप्त से मोक्ष प्राप्त, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। अब यहाँ टर्म दो और आते हैं। पहला आता है हमारा शब्द आता है समस्त पद, समस्त पद, समस्त पद किसे कहते हैं, ये तो हो गया समास, समास में हमारा समधन आज से बना संक्षेप रूप हुआ। अब बात करते हैं समस्त पद की, या फिर पूर्ण पद जिसे बोलते हैं, या फिर सामासिक पद। सामासिक पद, ये दो है हमारे, इन दोनों का ही एक ही अर्थ होता है। समस्त पद का भी वही अर्थ होता है और वही अर्थ सामासिक पद का होता है। लेकिन ये होता क्या है ज़रा देखें। समस्त पद है ये हमारा मोक्ष प्राप्त, जिस शब्द से हमें उसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए वो हमारा समस्त पद होता है, जिसको सामासिक पद बोलते हैं। इस पूरे का ही ये समास बनाया हमने और इसी ही शब्द से पूरी बात क्लियर हो जाएगी। प्रयोगशाला मतलब प्रयोग के लिए शाला, इसी तरह परीक्षा भवन मतलब परीक्षा के लिए भवन। तो जो इस टाइप के शब्द होते हैं ये हमारे समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। और जो इसका ही, इन्हीं शब्दों का जो बिखराव रूप होता है, जो फैला हुआ रूप होता है, उसे हम विग्रह बोलते हैं। समास विग्रह। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। जब हम इस रूप में शब्द लिखा हुआ होता है, संक्षेप रूप में जहाँ शब्द लिखा हुआ होता है, वो हमारा समस्त पद या फिर सामासिक पद होता है। इसी तरह अगर जब वो वही चीज़ पूरे में विस्तार रूप से लिखी हुई होती है तो वो हमारी समास विग्रह कहलाती है। अब यहाँ एक शब्द आता है ये विग्रह, तो याद रखिएगा संधि में जो हमने समझा था वो विच्छेद था। संधि का जब विच्छेद होता है उसी तरह समास का विग्रह होता है। ठीक है, विग्रह में हमें कुछ नहीं, हमें बस उसी जो हमारा सामासिक पद होता है उसी का हमको अर्थ निकालना होता है, वही अर्थ लिखना रहता है। क्लियर है यहाँ तक की क्लास? शेयर कर दीजिए भाई सभी लोग वीडियो को, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब सभी लोग पहले शेयर कर दें फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने बात करी थी समास के, उनके जो शब्द आते हैं, जैसे विग्रह क्या होता है, समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं, ये हमारी यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब हम अगर परिभाषा समझें समास की, परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो क्या रहती है, देखें, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं।
परिभाषा अगर हम लिखने चलते हैं तो क्या होती है, वैसे परिभाषा कोई एग्ज़ाम नहीं पूछता है, परिभाषा नहीं इतनी बड़ी कोई नहीं पूछेगा वहाँ इतना। हाँ, ये ज़रूर क्वेश्चन बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं या संधि कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर वर्णों का मेल आता है तो वहाँ संधि होती है, और जब शब्दों का मेल होता है तो वहाँ पर हमेशा समास होता है। अब यहाँ बात करते हैं हम शब्द की। जब शब्द को हम समझते हैं तो देखें, शब्द दो होते हैं, एक होता है शब्द और दूसरा होता है पद। ये दो टर्म होते हैं, पहला है शब्द और दूसरा है पद। कोई भी शब्द तब तक शब्द रहता है जब तक का उसका किसी वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, कोई भी शब्द तब तक शब्द रहता है जब तक हम उसका प्रयोग किसी वाक्य में नहीं करते। जब हम किसी वाक्य में उसी शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो फिर वो वहाँ पर शब्द ना रहकर पद कहलाता है। ठीक, कोई भी शब्द है जैसे कलम या और भी दीवार, कुर्सी, मेज, ये जो भी शब्द रहते हैं वो तब तक शब्द होते हैं जब तक हम इनका प्रयोग वाक्य में नहीं करते। जैसे ही उनका वाक्य में प्रयोग होता है तो वहाँ पर वो पद बन जाता है। इतनी बात क्लियर है सभी को? ध्यान रखिएगा ये चीज़। देखें, समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे शब्द लिखा आ जन्म, आ जन्म यहाँ शब्द लिखा हुआ है, ये दो शब्द हैं, इनसे मिलकर जो नया और सार्थक शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा, आ जन्म। ठीक है, इसी तरह शब्द लिखा हमने पुस्तक धन आलय, शब्द लिखा हुआ है पुस्तक धन आलय, इससे मिलकर जो नया और सार्थक शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, क्या होगा हमारा नया शब्द, पुस्तकालय। पुस्तकालय। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जहाँ सार्थक शब्द बनता है वहाँ हमारा समास होता है। यहीं पर अपने दिमाग में रखिएगा संधि और समास में डिफरेंस को, संधि और समास में जो भेद होता है उसको याद रखिएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, वर्णों का जहाँ मेल होता है वहाँ संधि होती है और जहाँ शब्दों का मेल होता है वहाँ हमारा समास रहता है। ठीक है, अब बात आती है समास के भेदों की। देखें, जब समास के भेद की हम बात करते हैं तो वहाँ हमारे सामने ऑप्शन होता है 4 या 6, दोनों में से कौन सा राइट। ऑप्शन कभी भी ऐसे नहीं देगा जो पेपर में आता है, लेकिन अब हमारे अंदर ये कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि कुछ किताबें 4 बताती हैं, कुछ किताबें उन्हीं को 6 बताती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समास के जो भेद हैं वो मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। मुख्य जो होते हैं वो 4 होते हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास। टॉपिक को हम जितना समझते चलेंगे उतना ही समझ में आ जाएगा वो। अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो ये चीज़ें आउट हो जाती हैं, फिर दिमाग में इनको सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर साथ के साथ देखते चलिए सभी लोग और अपने कमेंट में यहाँ जो भी लिखा जा रहा है उसको भी बताते चलिए आप। पहला कौन सा रहता है, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा होता है हमारा द्वंद्व समास। और चौथा होता है हमारा बहुव्रीहि समास। चौथा होता है बहुव्रीहि समास। जब हम समास के 4 मुख्य भेद पढ़ते हैं, समास के मुख्य 4 भेदों में हमारा पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा रहता है द्वंद्व समास और चौथा होता है हमारा बहुव्रीहि समास। अब क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम 2 तो अभी रह ही गए, कर्मधारय और द्विगु। ये देखें ज़रा, कर्मधारय और जो द्विगु होते हैं ये तत्पुरुष के ही भेद होते हैं। कर्मधारय और द्विगु, ये जो 2 समास होते हैं हमारे, जब हम 6 काउंट करते हैं
तो वहाँ ये जो दो होते हैं ये हमारे तत्पुरुष समास के ही दो भेद होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, अव्ययी भाव समास मतलब इसका जो पद होता है वो अव्यय होता है। अव्यय शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। इसका पूर्व पद हमेशा प्रधान होता है, पूर्व पद हमेशा प्रधान होता है। पद दो होते हैं, देखें यहाँ पद जो भी है वो दो होते हैं। पहला होता है उसको हम पूर्व पद या फिर पहला पद बोलते हैं। पहला पद, पूर्व पद, प्रथम पद। पूर्व पद, प्रथम पद, पहला पद ये होता है पहला आगे वाला, और इसके बाद में जो ये पीछे होता है इसको बोलते हैं हम अंतिम पद, अंतिम, दूसरा। अगर दो ही पद है तो अंतिम, दूसरा या फिर द्वितीय या फिर उत्तर। ठीक है, पूर्व पद, पहला पद, प्रथम पद ये हमारा रहता है आगे वाला, और उसके बाद अगर दो ही पद होते हैं तो दूसरे वाले को हम अंतिम पद बोलते हैं, दूसरा पद बोलते हैं, द्वितीय पद या फिर उत्तर पद कहलाता है। तो जब हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास का हमेशा पहला पद प्रधान होता है। हमेशा जो भी रहता है पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है पहला शब्द। बाकी का अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तो यहाँ लिखे देते हैं पहला प्रधान। तत्पुरुष समास की जब हम बात करते हैं तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद? दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या रहता है? द्वंद्व समास में पहला और दूसरा ये दोनों ही पद प्रधान होते हैं। पहला और दूसरा दोनों ही पद जहाँ प्रधान हो, पहले पद और दूसरे पद दोनों की ही प्रधानता बताने वाला जो समास होता है वो हमारा कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? पहला और दूसरा दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता। बहुव्रीहि समास में पहला या दूसरा दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। यहाँ पर जो प्रधानता होती है वो इन्हीं पहले और दूसरे पद से ही जो तीसरा पद होता है उसकी प्रधानता होती है। ठीक है, यहाँ पर प्रधानता किसी तीसरे या अन्य पद की होती है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान रहता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान रहता है, द्वंद्व समास में पहला और दूसरा दोनों ही पद प्रधान रहते हैं, और बहुव्रीहि समास में पहला और दूसरा दोनों में से कोई नहीं, एक अन्य तीसरा पद प्रधान रहता है। यहाँ पर ये सीक्वेंसली इसीलिए लिखा है ताकि आप लोग को याद करने में प्रॉब्लम ना हो, आप लोग को ध्यान रखने में दिक्कत ना आए कि पहले में पहला पद, दूसरा है तत्पुरुष तो दूसरा पद, इसमें दोनों और इसमें कोई नहीं। अब बात करते हैं हम कर्मधारय और द्विगु की। तो देखें ज़रा, कर्मधारय और द्विगु दो ये समास है हमारे, जो हमने बताया कि तत्पुरुष के ही भेद होते हैं। तत्पुरुष में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन कर्मधारय में जब हम चलते हैं तो यहाँ क्या होता है? पहला पद, यहाँ पहला पद आपका विशेषण होता है, पहला पद आपका विशेषण रहता है, और जो दूसरा पद होता है वो आपका विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य क्या होता है? विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द की, किसी भी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कोई भी शब्द लिया, उसकी भैंस काली है, उसके पास काली गाड़ी है, तो जो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, काली, पीली, हरी, नीली जो भी रहते हैं, ये सारे ही हमारे विशेषण पद होते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं, जिन्हें हम संज्ञा शब्द बोलते हैं या और भी। ठीक है, विशेषण और विशेष्य। तो कर्मधारय में क्या रहता है? हमारा पहला पद जो होता है वो हमारा विशेषण होता है और दूसरा पद हमारा विशेष्य रहता है। ठीक है, अब बचा हमारा ये द्विगु। इसमें क्या होता है? द्विगु जैसे ग से ही हमें पता चल जाएगा, यहाँ पर इसमें जो पहला पद होता है वो गणनावाचक होता है। पहला पद गणनावाचक। जैसे हमने शब्द लिखा चौराहा,
ठीक है, चौराहा है या फिर त्रिभुवन है, या और भी जो शब्द हैं जैसे पंचवटी है, चतुर्भुज है। तो ये जो शब्द होते हैं जिनमें पहला पद हमारा गणनावाचक होता है, तो वहाँ हमारा द्विगु समास होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब पहला हमारा समास जो है वो है अव्ययी भाव समास। तो इसको पूरे को रफ करके अब हम अव्ययी भाव समास को समझते हैं पहले। ठीक है, चार या छः को समझ लीजिए। जब हम तत्पुरुष में ही शामिल करते हैं तब 6 होते हैं, बाकी मुख्य जो होते हैं वो हमारे 4 होते हैं। पहला अब हमारा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसको देखें। अव्ययी भाव मतलब पहला जो पद होगा इसमें वो अव्यय शब्द होता है। पहला पद अव्यय रहता है। अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि से कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि से कोई असर नहीं होता वो हमारे अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय मतलब न खत्म होने वाले, जिन पर किसी से कोई फ़र्क नहीं है, जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे चाहे वो किसी के भी साथ आ जाएं, तो वो शब्द अव्यय होते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद हमारा अव्यय रहता है। पहचान की अगर हम बात करें तो कुछ शब्द, पहचान की अगर देखें तो कुछ शब्द जैसे कि भर, आ, बे, जिन्हें हम उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, भर, आ, बे, या फिर इसके अलावा यथा, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये हमारे अव्यय शब्द रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। शब्द लिखा हमने भरपेट, ये हमारा समास है। विग्रह क्या हो जाएगा इसका? भरपेट। समास है, विग्रह क्या होगा? पेट भर के। ठीक है, इसी तरह शब्द है यथाशक्ति। यथा का अर्थ होता है अनुसार। अब इसका विग्रह आप लोग कीजिए, क्या होगा? यथाशक्ति। इसी तरह यथासंभव, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र, बेकाम। ये शब्द आपके सामने है, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र, ये तीनों ही यथा, यथा का अर्थ होता है अनुसार। और नेक्स्ट है आपके सामने बेकाम। इसी तरह आ जन्म। ठीक, जल्दी से इसका विग्रह करके बता दें क्या हो जाएगा। क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है, आप लोग आंसर करते चलिए, कमेंट समझ भी लीजिए। या क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है वो या तो आपके सामने ये शब्द देगा, इसका समास पूछ लेगा, ये शब्द देके समास पूछ लेगा, या फिर आपको इस तरह से देके विग्रह भी पूछ सकता है। या तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा क्या रहता है कि इसमें कौन सा समास है। एक क्वेश्चन और आता है, प्रतिदिन। प्रतिदिन, ओके, चलिए देखते हैं। यथाशक्ति, यथा का अर्थ बताया आपको क्या होता है? अनुसार। तो इसका जो विग्रह हो जाएगा वो क्या होगा? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। इसी तरह यथासंभव में क्या हो जाएगा? संभव के अनुसार, जो संभव हो। संभव के अनुसार। यथाशीघ्र मतलब जितना शीघ्र हो सके। ठीक है, इसी तरह बेकाम क्या हो जाएगा? बिना काम के। बेकाम का क्या हो जाएगा विग्रह? बिना काम के। आजन्म मतलब जन्म से, आजन्म मतलब जन्म से। और प्रतिदिन मतलब दिन दिन। यहाँ देखें, ये जो शब्द हैं इन पर किसी से कोई असर नहीं होता, ना तो लिंग, वचन, कारक, ज्यों के त्यों, इन पर कोई असर नहीं डाल सकते हैं, तो इन्हीं को हम अव्यय शब्द बोलते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अपने आप में बहुत बड़ा समास है, क्योंकि उसमें हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तत्पुरुष समास में यहाँ तो अव्ययी भाव समास तो हमारा सिंपल था कि पहला पद अव्यय मिलना चाहिए हमें,
हमने इसको समझ लिया, इसमें पहला पद प्रधान रहता है, लेकिन तत्पुरुष में हमें पता है कि हमारा दूसरा पद प्रधान होता है और तत्पुरुष में हमें कारक चिन्हों का प्रयोग करना रहता है। तो पहले यहाँ कारक चिन्ह समझ लीजिए। कारक भी हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। जो टॉपिक डिपेंडेंट ऑन होते हैं वो यही टॉपिक होते हैं, जैसे संधि में पढ़ा था उसमें हमारे तत्सम, तद्भव और उपसर्ग प्रत्यय, इसी तरह उपसर्ग प्रत्यय हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और कारक का जो टॉपिक रहता है वो यहाँ तत्पुरुष समास में ही समझ में आ जाएगा। देखें दूसरा हमारा तत्पुरुष। इसको हमने संधि में संधि विच्छेद किया था, हमने संधि विच्छेद किया था यहाँ। तो जरा जल्दी से बता दें क्या था संधि विच्छेद हमारा तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास का संधि विच्छेद क्या किया था? तत्, ये था तत् नहीं, हमने कहा था जहाँ पर आधा ता होता है उसके स्थान पर द हो जाता है। क्या हो जाएगा? तद धन पुरुष, तद धन पुरुष। अब यहाँ तत्पुरुष समास में हमें पता है कौन सा पद प्रधान होता है। यहाँ देखें प्रधानता जो होती है वो द्वितीय पद की या अंतिम पद, उत्तर पद, द्वितीय अंतिम या उत्तर पद जिसे बोलते हैं, क्योंकि जो पहले था अव्ययी भाव समास उसमें हमारा पूर्व पद प्रधान था, पहला पद। तत्पुरुष समास में हम कारक चिन्हों को पढ़ते हैं, तो पहले यहाँ कारक चिन्ह देखिए। कर्ता ने कर्म को करण से, नेक्स्ट है संप्रदान के लिए अपादान, अपादान से यहाँ पर अलग होने के लिए आता है। जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही होती है तो यहाँ हमारा अपादान कारक रहता है। करण में भी से होता है, अपादान में भी। करण में जो से होता है ये के द्वारा के लिए होता है, जब कोई काम किसी के द्वारा होता है या किया जाता है। और जहाँ अपादान में होता है ये हमारा किससे होता है? अलग होने के लिए होता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। संबंध याद रखिएगा यहाँ क्या होता है? का, की, के, इसी तरह रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सभी यहाँ रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और रहता है हमारा अधिकरण, अधिकरण, और लास्ट होता है हमारा संबोधन, संबोधन। अधिकरण की जो विभक्ति रहती है वो होती है मैं और पर, ठीक। और जो संबोधन की होती है वो होती है हे, रे या अरे। संबोधन की विभक्ति हे, रे, अरे, ये हमारे कारक होते हैं। लेकिन जब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो वहाँ पर ये कर्ता और ये अधिकरण, कर्ता और संबोधन, इन दोनों का ही प्रयोग नहीं होता है। किसमें? तत्पुरुष समास में सभी कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, केवल कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, आपको पता ही है इसमें प्रधानता कौन सी होती है? द्वितीय पद या अंतिम पद की, जिसको उत्तर पद बोलते हैं। अब चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है हमारा कर्ता कारक। इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, यहाँ इसकी भी हमें आवश्यकता नहीं है। कर्ता कारक पहला जो था हमारा वो कर्ता कारक तो इसमें होता ही नहीं है, तो वहाँ हम कर्ता को नहीं लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते। जो पहला होता है हमारा वो यहाँ तो कर्ता था लेकिन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर जो होगा वो कर्म आएगा। लेकिन जब हम विभक्ति देखते हैं तो कर्ता होती है प्रथम और ये कर्म होती है द्वितीय। ये चलती है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और वो होती है अष्टमी या लास्ट। तो यहाँ जो हम बात करेंगे पहला वो कर्म कारक होगा, जिसको द्वितीय तत्पुरुष या फिर कर्म तत्पुरुष बोलते हैं। ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष
या फिर कर्म तत्पुरुष। विभक्ति चिन्ह की अगर हम बात करें तो क्या होता है, को होती है इसकी विभक्ति चिन्ह। जैसे एग्जाम्पल से समझें, हमने लिखा सुख प्राप्त, हमने लिखा सुख प्राप्त, गगनचुंबी, स्वर्ग प्राप्त। देखें, सुख प्राप्त, गगनचुंबी, स्वर्ग प्राप्त, इसी तरह होता है ग्रह आगत। ये जो शब्द लिखे हुए हैं हमारे सामने, सुख प्राप्त, गगनचुंबी, स्वर्ग प्राप्त, ग्रह आगत, इन शब्दों में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें, पहला हम समझते हैं सुख प्राप्त। जब वहाँ पर एग्ज़ाम में हम कर रहे होते हैं तो वहाँ तत्पुरुष का अगर भेद आता है तो हमें पहले जो भी शब्द होता है उसमें सही विभक्ति का प्रयोग करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम सही विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि वो कौन सा तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष है, द्वितीय तत्पुरुष जिसे हम कर्म बोलते हैं, या फिर संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है। इसी तरह से जो हमारे रहते हैं, हम जब उसको सही विभक्ति लगाएंगे तभी उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखें सुख प्राप्त, अभी एक और देखें मोक्ष प्राप्त, यहाँ पहले लिखे लेते हैं सभी क्वेश्चंस। ठीक है, इसी तरह गिरह कट, सुख प्राप्त, गगनचुंबी, स्वर्ग प्राप्त, मोक्ष प्राप्त, ग्रहागत, गिरह कट, ये जो ऐसे एग्जाम्पल रहते हैं, पहले इतने ही समझ लेते हैं। अब सुख को प्राप्त, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुख को प्राप्त। बाद वाला जो पद है वो हमारा प्रधानता होती है। अब बाकी के आप लोग को विभक्ति लगाकर ज़रा जल्दी से सभी कमेंट करके आंसर बता दें। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। गगनचुंबी तो क्या हो जाएगा, गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। इसी तरह स्वर्ग प्राप्त, आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कमेंट करके आंसर बताइए जल्दी से। चलिए ठीक है, ओके, देखते हैं इधर। स्वर्ग प्राप्त मतलब इसमें भी को विभक्ति आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। वेरी गुड, स्वर्ग को प्राप्त। इसी तरह से ग्रहागत मतलब ग्रह को आगत, मोक्ष प्राप्त मतलब मोक्ष को प्राप्त, गिरह कट मतलब गिरह को काटने वाला। ठीक है, यहाँ देखें जो विभक्ति आ रही है ये को आ रही है, और को विभक्ति हमारी कर्म तत्पुरुष में आती है। ठीक, अब हम चलते हैं करण की तरफ। ऐसे एग्जाम्पल्स का सिर्फ विभक्ति से ही मतलब निकल पाता है, विभक्ति से ही कर पाएंगे उन्हें। ठीक है, चलिए अब करण तत्पुरुष की जब हम बात करते हैं, इसमें हमें पता है विभक्ति क्या है हमारी। देखें, इसको बोलते हैं हम तृतीय तत्पुरुष या फिर करण तत्पुरुष। जो विभक्ति रहती है वो होती है से, जहाँ पर द्वारा से मतलब निकलता है इसका। ठीक है, क्या अर्थ निकलता है यहाँ पर, हमने सिर्फ तत्पुरुष को समझा था। तत्पुरुष का ही मतलब होता है कि इसमें दूसरा पद प्रधान रहता है। तृतीय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इसमें क्या होता है, से मतलब द्वारा। जैसे करुणापूर्ण शब्द है, करुणापूर्ण, तो क्या हो जाएगा, करुणा से पूर्ण, करुणा को पूर्ण नहीं। यहाँ पर फिर आपको समझाया जा रहा है हमें सिर्फ तत्पुरुष समास में जो भी वर्ण आता है उसमें विभक्ति को समझना रहता है। अगर आपने विभक्ति सही प्रयोग कर ली तो आप तत्पुरुष समास सही कर जाएंगे, लेकिन अगर विभक्ति नहीं कर पाए फिर राधे राधे, गलत कर देना उसको। ठीक है, चलिए, करुणापूर्ण मतलब करुणा से पूर्ण। इसी तरह शोकाकुल, शोकाकुल मतलब शोक से आकुल। पद दलित, पद से दलित मतलब उस, पद दलित मतलब पद से दलित। इसी तरह अगर हम और एग्जाम्पल्स देखें तो हो जाएगा रोगग्रस्त, रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त। इसी तरह है अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित। अब वहाँ एग्जाम में आपके सामने यही लिखे हुए आएंगे,
जो ये शब्द आपके सामने लिखे जा रहे हैं इसी टाइप से शब्द लिखे हुए आएंगे और इन्हीं शब्दों में से आपको पहचानना है कि ये कौन सा समास है। या तो आपसे सीधे तत्पुरुष ऑप्शन में देगा या फिर वो आपसे क्या देगा, जो तत्पुरुष के ही भेद हैं वो देगा। एक एग्जाम्पल और रहता है हमारा क्षुधा पीड़ित। क्षुधा पीड़ित, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्षुधा पीड़ित में कौन सा समास है, तो ध्यान रखिएगा क्षुधा पीड़ित मतलब क्षुधा से पीड़ित और यहाँ कौन सा हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष यानी करण हो जाएगा, जिसकी विभक्ति क्या होती है हमारी, से होती है के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं संप्रदान की तरफ। संप्रदान की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारी विभक्ति क्या लगानी होती है, हमें के लिए। इस शब्द का प्रयोग क्या होता है, के लिए से हमें विग्रह करना रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। चतुर्थी या चतुर्थ तत्पुरुष और कौन सा है ये, संप्रदान। विभक्ति क्या आती है इसमें, के लिए। देखिए एग्जाम्पल जब हम समझते हैं तब हमें इसकी जो विग्रह होता है वो क्लियर होता है। जैसे हमने लिखा प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, स्नान घर, विधानसभा, परीक्षा भवन। प्रयोगशाला, स्नान घर, विधानसभा, परीक्षा भवन, इसी तरह देशभक्ति, देशभक्ति, ये जो एग्जाम्पल हैं राह खर्च। ठीक है, तो इनका जब हम विग्रह करेंगे, प्रयोगशाला हुआ, स्नान घर हुआ, विधानसभा हुआ, परीक्षा भवन हुआ, देशभक्ति हुआ, राह खर्च है, और अगर हम बात करें तो गौशाला। चलिए इतने ही देखते हैं। जब हम इनका विग्रह करते हैं तो यहाँ पर क्या शब्द निकल कर आता है, के लिए। ये तो हमारा समास है और समास हमें पता है संक्षेप रूप होता है और विग्रह जो होता है वो उसका ही बड़ा रूप होता है। ठीक है, तो जब प्रयोगशाला, इनकी ज़रा बताएं क्या हो जाएगा। प्रयोगशाला मतलब प्रयोग के लिए शाला, बाकी की जल्दी से बताते चलें। स्नान घर, विधानसभा, परीक्षा भवन, देशभक्ति, राह खर्च और गौशाला। चलिए देखते हैं। स्नान घर मतलब स्नान के लिए घर, विधानसभा विधान के लिए सभा, परीक्षा भवन तो यहाँ हो जाएगा परीक्षा के लिए भवन। ठीक है, इसी तरह देशभक्ति, देशभक्ति से निकला देश के लिए भक्ति, राह खर्च, राह के लिए खर्च और गौशाला, गौ के लिए शाला। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ के लिए से होता है वहाँ हमारा कौन सा रहता है, संप्रदान तत्पुरुष समास रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा अपादान। देखें अपादान, यहाँ पंचम भी होता है, पंचमी भी होता है। पंचमी अपादान, पंचम अपादान। चलिए पंचम रहने दीजिए। ठीक है, पंचम तत्पुरुष और अपादान, इसकी क्या होती है, इसमें से लगता है पहचान में, से, और यहाँ अलग होने के लिए, से अलग होने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखें, चिंता मुक्त, चिंता मुक्त मतलब चिंता से मुक्त। इसी तरह बंधन मुक्त, धनहीन, नेत्रहीन, धनहीन, नेत्रहीन, दोष मुक्त, दोष मुक्त, बलहीन। इस तरह के जो शब्द रहते हैं जहाँ पर से अलग होता है, मतलब जिसके पास ये नहीं रहता। जैसे हम बात करें चिंता मुक्त तो चिंता से मुक्त, बंधन मुक्त तो बंधन से मुक्त, धनहीन मतलब धन से हीन, नेत्रहीन नेत्रों से हीन, दोष मुक्त दोष से मुक्त, बलहीन मतलब बल से हीन। आगे अगर हम बात करें तो हमारा रहता है पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट,
ठीक है। पथ भ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट। ऐसे ही जो हमें एग्जाम्पल मिलते हैं जिसमें हमारी से अलग होने की बात हो रही होती है, तो वहाँ पर हमारा कौन सा रहता है, पंचम तत्पुरुष या फिर अपादान तत्पुरुष रहता है। ठीक, अब हमारी बात आती है संबंध कारक की। संबंध कारक को समझें ज़रा। विग्रह करते समय बस विभक्ति का ध्यान रखिएगा, क्योंकि होते सब तत्पुरुष के ही भेद हैं। तत्पुरुष से क्वेश्चन इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं क्योंकि इसमें ही आपसे अंदर पूछ देता है। संबंध आई हमारी सृष्टि, संबंध आई षष्ठी तत्पुरुष, और जिसका जो विभक्ति रहती है वो क्या होती है, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री और रे। देखिए, जब हम कारक पढ़ेंगे तो कारक में आपको ये सारे ही जो कारक चिन्ह इनकी विभक्तियों का सही प्रयोग बिल्कुल डीप बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़रा हल्का समझ लें। संबंध में मतलब जब किसी का किसी चीज़ से संबंध बताया जाता है तो वहाँ हमारा संबंध कारक होता है। जैसे उसका बेटा, मेरी किताब, तो वहाँ पर रारी रे। नानी ने में अगर हम समझने की कोशिश करें तो अपनी पुस्तक मुझे दो, या फिर अपना पेन मुझे दो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, नी, ने, रा, री, रे और का, की, के, ये किसी का किसी से संबंध बताने वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ कौन सा होता है, संबंध कारक रहता है। अब जब हम समास में बात करें तो संबंध तत्पुरुष में भी इसका यही रूप होता है। जैसे हमने शब्द लिखा देश सेवा, शब्द लिखा हुआ है आपके सामने देश सेवा, अन्नदाता, इसी तरह गंगा जल। इनमें देश सेवा मतलब देश की सेवा, अन्नदाता मतलब अन्न का दाता, गंगा जल मतलब गंगा का जल, इसी तरह समाजोद्धार, समाजोद्धार। देखें यहाँ संधि जिन लोगों ने करी है वो कर लेंगे। समाजोद्धार में कौन सी संधि हो जाएगी और कहाँ से हो, देखें समाजोद्धार ओ की मात्रा है, गुण स्वर संधि हो जाएगी, समाज धन उद्धार। ठीक है, तो समाज उद्धार में क्या, समाज का उद्धार। इसी तरह हम बात करें शिवालय, शिवालय मतलब शिव का आलय। और एग्जाम्पल देखें अगर तो वीर पुत्र, तो यहाँ चाहे वीर का पुत्र या वीर के पुत्र हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें राम राज्य, राम राज्य तो क्या हो जाएगा, राम का राज्य। इसी तरह राजभवन, राजभवन में क्या हो जाएगा, राजा का भवन। तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है कि वीर का पुत्र, राम का राज्य, राजा का भवन, गंगा का जल। तो जहाँ संबंध बताए वहाँ संबंध तत्पुरुष रहता है। अब बात आती है हमारी अधिकरण की। अधिकरण में हमने विभक्ति पढ़ी थी ना, नी। अधिकरण की विभक्ति है हमारी मैं और पर। ठीक है, देखिए इसमें कैसे विग्रह होता है। अधिकरण जिसे हम सप्तम या सप्तमी भी बोलते हैं, सप्तमी विभक्ति या फिर सप्तम तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या रहती है, विभक्ति जो होती है वो होती है मैं और पर। ठीक है, मैं और पर। जैसे शब्द लिखा है सर्वोत्तम, शब्द लिखा है हमारे सामने सर्वोत्तम, तो क्या हो जाएगा, सभी में उत्पन्न या सबों में उत्पन्न। जो सभी में उत्पन्न, यहाँ विभक्ति आ जाएगी मैं। ठीक है, सर्वोत्तम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप बीती, आप बीती, आप बीती मतलब अपने ऊपर बीती हुई। ठीक, इसी तरह कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ मतलब कवियों में श्रेष्ठ। नगर प्रवेश क्या हो जाएगा, नगर प्रवेश। इसी तरह से ग्रामवास, सर्वोत्तम, आप बीती, कवि श्रेष्ठ, नगर प्रवेश, ग्रामवास। इसमें सभी का जब हम विग्रह कर रहे हैं तो मैं और पर से हो रहा है। ठीक है, जैसे ग्रामवास शब्द लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ग्राम में वास।
ऐसे नगर प्रवेश में क्या हो जाएगा, नगर में प्रवेश, ठीक है, नगर में प्रवेश। इसी तरह अगर हम बात करें कला प्रवीण, कला प्रवीण तो क्या हो जाएगा, कला में प्रवीण। ठीक, यहाँ तक हमारी रही तत्पुरुष की बात, जहाँ तत्पुरुष में हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है तत्पुरुष के दो और, जो कौन से हमने बताए थे, कर्मधारय और द्विगु। द्विगु में आपको बताया जा चुका है कि द्विगु में क्या होता है, पहला पद गणनावाचक होता है, पहला पद गणनावाचक और दूसरा हमारा कर्मधारय था जिसमें विशेषण और विशेष्य रहता है। यहाँ तक आपका तत्पुरुष की विभक्तियाँ समाप्त होती हैं। अब जो उसके बाकी के भेद हैं और जो बाकी के समास हैं वो आपके अगली क्लास में रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रा कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग कैसी रही क्लास, और ध्यान से फिर से सुन लीजिए एक बार, जो आपकी क्लास चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो सभी लोग क्लास को अटेंड किया करें, टाइम से अपने आ जाया करें और क्लास को, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। क्लास कैसी लगी बता दें ज़रा सभी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। समास आपका यहाँ सिर्फ आज तत्पुरुष और अव्ययी भाव हुआ है। तत्पुरुष में भी अभी दो भेद बचे हुए हैं उसके, वो हम कल क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।